प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। आज हम एनसीईआरटी की किताबों कक्षा 8 के लिए इतिहास की पाठ्य पुस्तक हमारे अतीत 3 के अध्याय 1 कैसे कब और कहाँ नमक पाठ का अध्ययन करेंगे। इससे पहले आपको याद होगा कक्षा 6 में हमने पढ़ा था क्या कब कहाँ और कैसे, और उस अध्याय में हमें बाकी आगे आने वाले अध्यायों के बारे में बहुत ही छोटी लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ उपलब्ध कराई गई थी। ठीक उसी प्रकार कक्षा 8 के पहले अध्याय कैसे कब और कहाँ में भी बहुत ही छोटी लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ उपलब्ध कराई गई हैं। तो आइए इस अध्याय को पढ़ना शुरू करते हैं। तो देखिए हमारा पहला पैराग्राफ है, तारीखें कितनी महत्वपूर्ण होती हैं। आपको इतिहास पढ़ते समय हमेशा यह लगता होगा कि अरे तारीखों को याद करना कितना कठिन है। तो तारीखों से संबंधित आज आपके जितने भी डाउट है सारे यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। तो आइए विस्तार से शुरू करते हैं। एक वक्त था जब इतिहासकार तारीखों के जादू में ही खोए रहते थे। कब किस राजा की ताजपोशी हुई, कब कौन सा युद्ध हुआ, इन्हीं तारीखों पर गर्मा गर्म बहसें चलती थी। आम समझ के हिसाब से इतिहास को तारीखों का पर्याय माना जाता है, यानी हिस्ट्री इज इक्वल टू डेट्स। आपने भी लोगों को यह कहते हुए सुना होगा इतिहास तो बहुत उबाऊ है भाई, बस तारीखें रटते चले जाओ। क्या इतिहास के बारे में यह धारणा सही है? यह धारणा बिल्कुल गलत है, क्योंकि इतिहास बिल्कुल भी उबाऊ नहीं है। इसे पढ़ने में बड़ा मज़ा आता है, इंटरेस्ट लेके पढ़ना चाहिए। तारीखें भी अपने आप से याद हो जाती है। उसके बारे में जो भी डाउट्स है वो आगे के पैराग्राफ्स में आपका क्लियर हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए अगला पैराग्राफ है, इसमें कोई शक नहीं है कि इतिहास अलग अलग समय पर आने वाले बदलावों के बारे में ही होता है। इसका संबंध इस बात से है कि अतीत में चीज़ें किस तरह की थी और उनमें क्या बदलाव आए। पहले कुछ और थी और आज वही चीज़ दूसरे तरीके से हमारे सामने उपलब्ध है। जैसे ही हम अतीत और वर्तमान की तुलना करते हैं, हम समय का जिक्र करने लगते हैं। हम पहले और बाद में बात करने लगते हैं। देखिए जब भी हम कोई बात करते हैं हिस्ट्री के बारे में, किसी वस्तु के बारे में या फिर कोई बड़े बदलाव के बारे में, तो हम बोलते हैं कि पहले ऐसा था, फिर बाद में ऐसा हो गया और उसके बाद आज ऐसा है। यही है आपका इतिहास। अब देखिए रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम अपने आसपास की चीज़ों पर हमेशा ऐतिहासिक सवाल नहीं उठाते हैं। हम ऐसा मानकर चलते हैं कि ये स्वाभाविक है, यानी युगों युगों से ही ऐसे चली आ रही हैं। मानो जो कुछ हमें दिख रहा है वह हमेशा से ही ऐसा रहा हो। लेकिन हम सबके सामने कभी कभी अचंभे के क्षण आते हैं जब हम आश्चर्य हो जाते हैं। कई बार हम उत्सुक भी हो जाते हैं और ऐसे सवाल पूछते हैं जो वाकई ऐतिहासिक होते हैं। किसी व्यक्ति को सड़क किनारे चाय की घूंट भरते देखकर आप इस बात पर हैरान हो सकते हैं कि चाय या कॉफ़ी पीने का चलन कब शुरू हुआ होगा। तो देखिए चाय और कॉफ़ी पीने का चलन शुरू हुआ था 10वीं शताब्दी में। कहाँ उत्पत्ति हुई थी इसकी? तो चीन में। आइए आगे बढ़ते हैं। रेलगाड़ी की खिड़की से बाहर झांकते हुए आपके जहन में यह सवाल उठ सकता है कि रेलवे का निर्माण कब हुआ था। तो देखिए सबसे पहले ट्रेन चली थी हमारे भारत में 1853 ईस्वी में। तब गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डलहौजी। सुबह सुबह अखबार पढ़ते हुए आप यह जानने के लिए उत्सुक हो सकते हैं कि जिस जमाने में अखबार नहीं छपते थे उस समय लोगों को चीज़ों की जानकारी कैसे मिलती थी। अब देखिए आपके सामने एक चित्र है। यह चित्र है ब्राह्मणों द्वारा ब्रिटेनियों को शास्त्र का भेंट करने का। आपको यहाँ पे एक महत्वपूर्ण जानकारी ये मिलेगी कि ये चित्र के बारे में है। ब्राह्मण ब्रिटेनियों को शस्त्र भेंट कर रहे हैं, ठीक है। आप ये देख सकते हैं शास्त्र भेंट कर रहे हैं, शस्त्र नहीं। अब देखिए 1782 में रॉबर्ट क्लाइव ने रेलेल को हिंदुस्तान के नक्शे तैयार करने का काम सौंपा था। एमसीक्यू में ये आपको काम देगा, आप याद रखिएगा कि रॉबर्ट क्लाइव ने रेलेल को हिंदुस्तान के नक्शे तैयार करने का काम सौंपा था। ये रेलेल कौन है? तो जेम्स रेलेल इसका पूरा नाम था, जिसने हिंदुस्तान का नक्शा तैयार किया था। आइए हम आगे बढ़ते हैं हमारे अगले पैराग्राफ पर। तो देखिए हमारा अगला पैराग्राफ है, ये सारे ऐतिहासिक सवाल हमें समय के बारे में सोचने के लिए प्रेरित कर देते हैं। समय को हमेशा साल या महीनों के पैमाने पर नहीं देखा जा सकता। कई बार ऐसी प्रक्रियाओं के लिए कोई तारीख तय करना वाकई गलत होता है, जो एक लंबे समय तक चलती रहती हैं। जैसे भारत में लोगों ने अचानक एक दिन सुबह सवेरे चाय पीना शुरू नहीं कर दिया था। हम यह नहीं बता सकते कोई एग्जैक्ट डेट की इस तारीख से सभी भारत के लोगों ने चाय पीना शुरू कर दिया। इसका स्वाद धीरे धीरे उनकी जबान पर चढ़ा। किसका? चाय का। इस तरह की प्रक्रियाओं के लिए कोई स्पष्ट तिथि नहीं हो सकती। इसी तरह हम ब्रिटिश शासन की स्थापना के लिए भी कोई एक तिथि नहीं बता सकते। ये नहीं कह सकते हैं कि आज जो तारीख है 29 जुलाई 2020 को ही उनका स्थापना हुआ था, ऐसा नहीं कह सकते। देखिए राष्ट्रीय आंदोलन किस दिन शुरू हुआ या अर्थव्यवस्था या समाज में किस दिन बदलाव आए, यह बताना भी संभव नहीं है। ये सारी चीज़ें एक लंबे समय में घटती हैं। तो आपको इस पैराग्राफ से एक ही चीज़ सिखाई जा रही है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो लॉन्ग टर्म में घटित होती हैं, उनके लिए एक निश्चित तारीख नहीं तय की जा सकती है।
ठीक है, आगे बढ़िए। ऐसे में हम सिर्फ एक अवधि की ही बात कर सकते हैं। अवधि मतलब एक समय, एक लगभग सही अवधि के बारे में बता सकते हैं जब वे खास बदलाव दिखाई देने शुरू हुए होंगे। अब वे चाय पीना शुरू कर दिया, फिर बदलाव जब दिखा तो उस अवधि की बात कर सकते हैं कि सदी की बात है, इस दशक की बात है। देखिए, तो फिर लोग इतिहास को तारीखों से जोड़कर क्यों देखते हैं? अब आपके मन में भी ये सवाल आया होगा कि तारीख से फिर जोड़कर इतिहास को क्यों देखते हैं? बोलते भी हैं कि इतिहास की तारीखें याद रखना चाहिए। तो देखिए, इस जुड़ाव का कारण है, एक समय था जब युद्ध और बड़ी बड़ी घटनाओं के ब्यौरे को ही इतिहास माना जाता था। यह इतिहास राजा महाराजाओं और उनकी नीतियों के बारे में होता था। इतिहासकार यह लिखते थे कि कौन से साल राजा को ताज पहनाया गया, किस साल उसका विवाह हुआ, किस साल उसके घर बच्चा पैदा हुआ, कौन से साल उसने कौन सी लड़ाई लड़ी, वह कब मरा, उसके बाद कौन सा शासक गद्दी पर बैठा। इस तरह की घटनाओं के लिए निश्चित तिथि बताई जा सकती है और इस तरह के इतिहासों में तिथियों का महत्व बना रहता है। जैसे हमने अध्याय 4 में मुगल साम्राज्य के बारे में पढ़ा, कक्षा 7 में, ठीक है। तो कब बाबर ने अपना शासन स्थापित किया, उसके बाद उसके पुत्र आए अकबर, और जो भी क्रम से होते हुए बाबर, हुमायूं, अकबर, ठीक है, आपका जहांगीर, शाहजहां, ये सारे कैसे आते गए। तो इस प्रकार के इतिहासों में तिथियों का महत्व जो है बना रहता है। अगर आपको मुगल साम्राज्य का पतन, इन सब का वीडियो देखने में आप इंटरेस्टेड है तो आपको आई बटन में वीडियो मिल जाएगा। अब देखिए, जैसा कि पिछले 2 साल की इतिहास की किताबों में आपने देखा, यानी हमने जब कक्षा 6 और कक्षा 7 की किताबों को पढ़ा, हमें 2 साल तो नहीं, हमने 1 महीने में ही कवर कर लिया दोनों को। अब इतिहासकार बहुत सारे दूसरे मुद्दों और दूसरे सवालों के बारे में भी लिखने लगे हैं। वे इस बात पर ध्यान देते हैं कि लोग किस तरह अपनी रोजी रोटी चलाते थे, वे क्या पैदा करते थे और क्या खाते थे, शहर कैसे बने और बाजार किस तरह फैले, किस तरह रियासतें बनी, नए विचार पनपे और संस्कृति व समाज किस तरह बदला। इन सभी के बारे में हमने पिछले 2 सालों यानी कक्षा 6 और कक्षा 8 की कक्षा में कवर कर रखा है। अगर आपने पुराने वीडियो नहीं देखे तो आपको प्लेलिस्ट में क्रम से सारे वीडियो मिल जाएंगे विद देयर MCQs, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। आपको पता है कि MCQ जो होते हैं प्री में बहुत काम देते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी हैं जो सभी जगह काम देंगे आपको, चाहे स्टेट PCS हो चाहे आपका UPSC हो। आइए हम आगे बढ़ते हैं हमारे अगले पैराग्राफ पर। तो देखिए, हमारा अगला पैराग्राफ है कौन सी तारीखें, आखिर वे कौन सी तारीखें जिन्हें हमें महत्वपूर्ण माननी चाहिए। तो देखिए, कुछ तारीखों को महत्वपूर्ण मानने का पैमाना क्या होता है, हम किस आधार पर तारीखों को महत्वपूर्ण माने। हम जो तारीखें चुनते हैं, जिन तारीखों के इर्द गिर्द हम अतीत की कहानी बुनते हैं, वे अपने आप में महत्वपूर्ण नहीं होती हैं। वे जो घटना घटी, जो भी कुछ हुआ, वो खुद में महत्वपूर्ण नहीं है। ये घटनाएं जो घटती हैं वे इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती हैं क्योंकि हम कुछ खास घटनाओं को महत्वपूर्ण मानकर चलने लगते हैं। अगर अध्ययन का विषय बदल जाए और अगर हम नए मुद्दों पर ध्यान देने लगे तो वो जो तारीख हमने पहले महत्वपूर्ण मानी थी वह महत्वपूर्ण तारीख भी बदल जाएगी। ठीक है, अब इसके लिए आपके सामने एक उदाहरण है कि एक उदाहरण पर विचार कीजिए। भारत में ब्रिटिश इतिहासकारों ने जो इतिहास लिखे उनमें हर एक गवर्नर जनरल का शासनकाल महत्वपूर्ण है। ये इतिहास प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स के शासन से शुरू होते थे और आखिरी वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन के साथ खत्म होते थे। अब देखिए, यही तो मिलता है, छोटी छोटी लेकिन महत्वपूर्ण जानकारी। प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स, इनका सन था 1773 ईस्वी में ये बने थे प्रथम गवर्नर जनरल, और लॉर्ड माउंटबेटन अंतिम वायसराय थे। अलग अलग अध्यायों में हम दूसरे गवर्नर जनरलों हेस्टिंग्स, वेलेस्ली, बेटिंग, डलहौजी और कैनिंग, लॉरेंस, लिटन, रिपन, कर्जन, हॉर्डिन, इरविन, इन सभी के बारे में भी पढ़ेंगे। इस इतिहास में गवर्नर जनरलों और वायसराय का काफ़ी न खत्म होने वाला सिलसिला भी छाया रहता था। तो इतिहास की इन किताबों में सारी तारीखों का महत्व इन अधिकारियों, उनकी गतिविधियों, नीतियों, उपलब्धियों के आधार पर ही तय होता था। अब देखिए, महत्वपूर्ण तारीखें कौन बन गई, इनके इतिहास के बारे में, ये जितने भी गवर्नर जनरल हुए, ठीक है। लेकिन यह ऐसे था मानो इन लोगों के जीवन के बाहर कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जिसे जानना महत्वपूर्ण हो। मतलब कि केवल इन्हीं शासकों के बारे में बात हुई, इन्हीं गवर्नर जनरलों के बारे में बात हो रही है, वही महत्वपूर्ण है। तो ऐसा लगता है कि उनके अलावा बाहर कोई चीज़ घटित ही नहीं हो रही थी, ठीक है। तो इन लोगों के जीवन का क्रम ब्रिटिश भारत के इतिहास में अलग अलग अध्यायों का विषय बन जाता था। किनका जीवन क्रम? आपके इन्हीं ब्रिटिश गवर्नर जनरलों का। अब देखिए आगे,
क्या हम इसी दौर के इतिहास को अलग ढंग से नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं। देखिए, गवर्नर जनरलों के इस इतिहास के चौखटे में हम भारतीय समाज के विभिन्न समूहों और वर्गों की गतिविधियों पर किस तरह ध्यान दे सकते हैं। अब देखिए, गवर्नर जनरल थे, ठीक है, इनका इतिहास लिखा गया, लेकिन हमारा जो भारतीय समाज था उसके विभिन्न समूह और वर्ग थे, उनकी गतिविधियों में मतलब उनकी क्या हलचल थी, उनकी क्या सामाजिक आर्थिक भौगोलिक स्थिति थी, कैसे वे जी रहे थे, उनके बारे में कैसे हम ध्यान दे सकते हैं उनकी बातों पर। ठीक है, तो आगे बढ़िए। जब हम इतिहास या कोई कहानी लिखते हैं तो उसे टुकड़ों या अध्यायों में बांट देते हैं। हम ऐसा क्यों करते हैं? तो समझने के लिए। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि हर अध्याय में कुछ सामंजस्य रहे, यानी बातों को हम समझ सकें और वे एक दूसरे से जुड़ी रहें। इसका मकसद कहानी को इस तरह सामने लाना होता है कि उसे आसानी से समझा जा सके। पूरा इतिहास तो हम एक ही बुक में एक तरफ से लिख देते हैं, लेकिन अलग अलग पैराग्राफ क्यों बनाया जाता है कि हमें अच्छे से समझ में आए और उनमें सामंजस्य भी बना रहे, यानी कि वे एक दूसरे से जुड़े भी रहें। इस प्रक्रिया में हम सिर्फ उन घटनाओं पर जोर देते हैं जो उस कहानी को पेश करने में मददगार होती है। अब हम सुबह से लेकर शाम तक किसी व्यक्ति का तो नहीं बता सकते कि वो उठता है, ब्रश करता है, मंजन करता है, तो नॉर्मल बात है। क्या बताएंगे? केवल वही घटना पेश करी जाती हैं जो उस इतिहास को समझने में महत्वपूर्ण होती हैं। अब देखिए, जो इतिहास गवर्नर जनरलों के जीवन के इर्द गिर्द चलता है उसमें भारतीयों की गतिविधियां कोई मायने नहीं रखती, यानी उनका जो इतिहास है उसमें भारतीयों की जो गतिविधियां होती हैं वे मायने नहीं रखती हैं। उनके बारे में कोई जानकारी नहीं कि हमारा भारतीय समाज कैसे चल रहा था और भारतीय लोग कैसे जी रहे थे। उनके लिए वहाँ कोई जगह नहीं होती थी, मतलब ब्रिटिशों ने जो इतिहास लिखा था। तो फिर क्या किया जाए? ऐसे में फिर क्या किया जाए? तो जाहिर है हमें अपने इतिहास का एक अलग खाका बनाना पड़ेगा, और हमारे भारतीय इतिहासकारों ने प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक इतिहास के नाम से ये 3 अध्याय बनाए हैं। ये 3 कालखंड विभाजित किए हैं जिसमें हमारा इतिहास है। ठीक है, इसका मतलब यह है कि अब तक जिन तिथियों को महत्व दिया जा रहा था वे महत्वपूर्ण नहीं रहेंगी, हमारे लिए नई तिथियां महत्वपूर्ण हो जाएंगी। अब गवर्नर जनरलों के बारे में बात हो रही थी, इन्हीं का इतिहास लिखा हुआ है, तो इन्होंने जो गतिविधि की वे महत्वपूर्ण थी उस समय के इतिहास में। फिर हमारे भारतीय इतिहासकारों ने जो अलग किया प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक इतिहास, तो उनमें जो अब तिथियां बताई जाएंगी वे महत्वपूर्ण हो जाएंगी। इसलिए हम जिस घटना को जोड़ देते हैं, जिस घटना को हम महत्वपूर्ण मानते हैं, वही तिथि भी हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाती है। और कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो लॉन्ग टर्म में घटती हैं, ठीक है, उन्हें हम एक अवधि से मानते हैं कि वे इस दशक में हुई ये बात, ठीक है, इस शताब्दी में शुरू हुआ ये काम। जैसे आपकी चाय पीना शुरू हुआ, वो कब हुआ? 10वीं शताब्दी में शुरू हुआ। कहाँ? चीन से इसकी उत्पत्ति हुई। अब देखिए आपके सामने ये वारेन हेस्टिंग्स का चित्र है, जिन्होंने जो 1773 में भारत के पहले गवर्नर जनरल बने थे। ये रहा आपके सामने वारेन हेस्टिंग्स। याद रखिएगा 1773 ईस्वी में भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, और अंतिम वायसराय कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। आइए हम आगे बढ़ते हैं हमारे अगले पैराग्राफ पर। तो देखिए हमारा अगला पैराग्राफ है, हम अवधियाँ कैसे तय करते हैं। अभी तक हमने यह जाना कि किसी तिथि को कैसे महत्वपूर्ण माना जाता है। जो भी घटना हम महसूस करते हैं कि ये जरूरी है, उसी घटना की तिथि को भी हम महत्वपूर्ण मान लेते हैं। अब हम यहाँ पर यह बात करेंगे कि अवधि को कैसे तय किया जाता है। तो देखिए 1817 ईस्वी में स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक जेम्स मिल ने 3 विशाल खंडों में हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया यानी ब्रिटिश भारत का इतिहास नामक एक किताब लिखी। अब यहाँ पर आप जेम्स मिल और जेम्स रेनेल में कंफ्यूज मत होइएगा। जेम्स रेनेल वही हैं जिन्हें रॉबर्ट क्लाइव ने हिंदुस्तान का नक्शा तैयार करने के लिए कहा था, और ये जेम्स मिल हैं। याद रखिएगा वे जेम्स रेनेल हैं और ये कौन है? जेम्स मिल। जेम्स मिल ने 1817 में 3 विशाल खंडों में हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया नामक किताब लिखी। इस किताब में उन्होंने भारत के इतिहास को हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश इन 3 कालखंडों में विभाजित किया था। कालखंडों के इस निर्धारण को ज़्यादातर लोगों ने मान भी लिया। क्या आपको भारतीय इतिहास को समझने के इस तरीके में कोई समस्या दिखाई देती है? बिल्कुल, मुझे इस भारतीय इतिहास को समझने के इस तरीके में, किस तरीके में? हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश इन 3 कालखंडों के विभाजन में समस्या दिखाई देती है। कौन कौन सी समस्या है? तो पहली समस्या यह है कि यह विभाजन सांप्रदायिकता के आधार पर किया गया था। दूसरी समस्या यह है कि यह काल विभाजन औपनिवेशिक विचारधारा से आधारित था। ठीक है, औपनिवेशिक विचारधारा पर आधारित था। औपनिवेशिक का मतलब जब एक देश पर दूसरे देश के दबाव से, ठीक है, जब किसी देश पर दूसरे देश के दबाव से राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन या बदलाव आते हैं तो इसी प्रक्रिया को औपनिवेशीकरण या औपनिवेशिक कहते हैं।
ठीक है। और तीसरी समस्या भी है। तीसरी समस्या क्या है कि इस काल विभाजन का उद्देश्य भारतीयों को अलग अलग पहचान देकर फूट डालना था, ठीक है। अब देखिए, इतिहास को हम अलग अलग कालखंडों में बांटने की कोशिश क्यों करते हैं, इसकी भी एक वजह है। हम क्यों अवधि में बांटते हैं, तो हम एक दौर की खासियतों, उसके केंद्रीय तत्वों को पकड़ने की कोशिश करते हैं, इसलिए ऐसे शब्द महत्वपूर्ण हो जाते हैं जिनके सहारे हम समय को बांटते हैं। ये शब्द अतीत के बारे में हमारे विचारों को दर्शाते हैं। वे हमें बताते हैं कि एक अवधि से दूसरी अवधि के बीच आए बदलावों का क्या महत्व होता है। मिल को लगता था कि सारे एशियाई समाज के मामले में यूरोप से पीछे हैं। जो भी पूरा एशिया महाद्वीप है वो सभ्यता के मामले यूरोप से पीछे है। इतिहास की उनकी समझदारी ये थी, किसकी, जेम्स मिल की, कि भारत में अंग्रेजों के आने से पहले यहाँ हिंदू और मुसलमान तानाशाहों का ही राज चलता था। यहाँ चारों ओर केवल धार्मिक बैर, जातिगत बंधनों और अंधविश्वासों का ही बोलबाला था। जेम्स मिल की राय में ब्रिटिश शासन भारत को सभ्यता की राह पर ले जा सकता है। जेम्स मिल क्या कहते हैं कि जो ब्रिटिश शासन चल रहा है वह भारत को सभ्यता की राह पर ले जा सकता है। इस काम के लिए जरूरी था कि भारत में यूरोपीय शिष्टाचार, कला, संस्थानों और कानूनों को लागू किया जाए। अब जेम्स मिल की राय थी कि ब्रिटिश शासन जो है वो भारत को सभ्य बना सकता है, तो यूरोप के जो शिष्टाचार हैं, कला है, संस्थाएं हैं और कानून हैं उधर के, वो भारत में लागू किए जाएं। मिल ने यहाँ तक सुझाव दिया था कि अंग्रेजों को भारत के सारे भूभाग पर कब्जा कर लेना चाहिए ताकि भारतीय जनता को ज्ञान और सुखी जीवन प्रदान किया जा सके। उनका मानना था कि अंग्रेजों की मदद के बिना हिंदुस्तान प्रगति नहीं कर सकता। यह किसकी राय थी? जेम्स मिल की राय थी। याद रखिएगा, स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री थे जेम्स मिल, जिन्होंने 1817 में एक किताब निकाली थी, ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, जिसमें ये सारी बातें दी हुई हैं। इतिहास की इस धारणा में अंग्रेजी शासन प्रगति और सभ्यता का प्रतीक था। अंग्रेजी शासन से पहले सारा अंधकार का दौर था। क्या इस तरह की धारणा को स्वीकार किया जा सकता है? बिल्कुल नहीं स्वीकार किया जा सकता, सब इमेजिन है। अब देखिए, क्या इतिहास के किसी दौर को हिंदू या मुसलमान दौर कहा जा सकता है? नहीं। इससे क्या होता है, विभाजन का उद्देश्य, इस तरह का जो विभाजन किया गया इसका उद्देश्य क्या था कि अलग अलग पहचान देकर, भारतीयों को अलग अलग पहचान देकर फूट डालना, ठीक है। यह विभाजन जो था सांप्रदायिकता के आधार पर किया गया था। क्या इन सारे दौरों में कई तरह के धर्म एक साथ नहीं चलते थे? किसी युग को केवल उस समय के शासकों के धर्म के हिसाब से तय करने की जरूरत क्या है? यह जरूरत है कि वे फूट डालना चाहते हैं। बिल्कुल चलते थे साथ साथ, हिंदू, मुसलमान और भी जो अन्य थे वे सभी साथ में चलते थे। अब देखिए, अगर हम ऐसा करते हैं तो इसका मतलब यह कहना चाहते हैं कि औरों के जीवन के तौर तरीकों का कोई महत्व नहीं होता। अगर हम किसी एक स्पेसिफिक पर्सन को लेकर चलते हैं, हिंदू या मुस्लिम को, तो सामने वाले विपक्षी का जीवन का क्या कोई महत्व नहीं है? हमें यह याद रखना चाहिए कि प्राचीन भारत में सारे शासकों का भी एक धर्म नहीं होता था, अलग अलग धर्म के होते थे, ठीक है। तो ये बात हमें ध्यान रखनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हिंदू का शासन चल रहा है तो मुसलमान के जो भी कर्म है, कृत्य हैं, वो जो करते हैं उनका कोई महत्व नहीं है। या फिर जब मुसलमानों का शासन चल रहा है तो हिंदू लोग की जो गतिविधियाँ उसका कोई महत्व नहीं है ना, ऐसा नहीं होता। तो ये जो विभाजन किया गया हिंदू मुस्लिम के, उसमें से ये जो था केवल फूट डालने के उद्देश्य था, अलग से ऐसा हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। अब देखिए, अंग्रेजों द्वारा सुझाए गए वर्गीकरण से अलग हटकर भारतीय इतिहास को आमतौर पर, ठीक है, भारतीय इतिहासकारों ने भारतीय इतिहास को आमतौर पर प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक काल में बांटा, ठीक है। इस विभाजन का भी अपनी समस्याएं हैं। अब इसमें क्या समस्याएं हैं? इतिहास को इन खंडों में बांटने की यह समझ भी पश्चिम से आई है। पश्चिम मतलब वेस्टर्न देशों से, वेस्टर्न यही आपकी यूरोप से। पश्चिम में आधुनिक काल का विज्ञान, तर्क, लोकतंत्र, मुक्ति और समानता जैसी आधुनिकता की ताकतों के विकास का युग माना जाता है। उनके लिए मध्यकालीन समाज वे समाज थे जहां आधुनिक समाज की ये विशेषताएं नहीं थी। आज जो विशेषताएं वे पहले नहीं थी, जाहिर सी बातें नहीं रही होंगी। क्या हम अपने अध्ययन के लिए आधुनिक काल की इस अवधारणा को बिना सोचे विचारे ऐसे ही अपना सकते हैं? बिल्कुल नहीं। जैसा कि आप इस किताब में देखेंगे, अंग्रेजों के शासन में लोगों के पास समानता, स्वतंत्रता या मुक्ति नहीं थी। और जेम्स मिल कह रहे थे कि ब्रिटिश शासन में जो हमारा देश है वह सुखी बनेगा, भारत देश की जनता सुखी रहेगी। ना ही यह आर्थिक विकास और प्रगति का दौर था, ब्रिटिश शासन। बहुत सारे इतिहासकार इस युग को औपनिवेशिक युग कहते हैं। अब देखिए, औपनिवेशिक क्या होता है, तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। ये हमारे सामने क्वेश्चन ही है कि औपनिवेशिक क्या होता है। तो देखिए, हमारा अगला पैराग्राफ है
कि इस किताब में आप पढ़ेंगे कि किस तरह अंग्रेजों ने हमारे देश को जीता और स्थानीय नवाबों और राजाओं को दबाकर अपना शासन स्थापित कर लिया। आप देखेंगे कि किस तरह उन्होंने अर्थव्यवस्था और समाज पर नियंत्रण स्थापित किया, अपने सारे खर्चों को निपटाने के लिए राजस्व वसूल किया यानी कर, अपनी ज़रूरतों की चीज़ों को सस्ती कीमत पर खरीदा और निर्यात के लिए महत्वपूर्ण फसलों की खेती कराई, मतलब चूसने में लगे हुए थे। और इन सारी कोशिशों के कारण क्या बदलाव आए, आप ये भी जानेंगे कि ब्रिटिश शासन के कारण यहाँ की मूल्य मान्यताओं और पसंद नापसंद, रीति रिवाज व तौर तरीकों में क्या बदलाव आए। ठीक है, ये सांस्कृतिक और सामाजिक परिवर्तन कहला गए। तो देखिए यही आपकी एक डिफिनेशन बन जाती है। इतना बड़ा यहाँ से लेके यहाँ तक आपने जो पैराग्राफ पढ़ा उससे क्या निकल कर आता है कि जब एक देश पर दूसरे देश के दबदबे से इस तरह के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव यानी परिवर्तन आते हैं तो इस प्रक्रिया को ही औपनिवेशीकरण कहा जाता है। कौन से बदलाव? ये क्या कर रहे थे? देखिए, राजस्व वसूल कर रहे थे अपनी सारे खर्चों को चलाने के लिए, अपनी ज़रूरत की चीज़ों को सस्ती कीमतों पर खरीद कर दूसरी जगह महंगे में बेच रहे थे, निर्यात के लिए महत्वपूर्ण फसलों की खेती करा रहे थे, यहाँ से खेती करा के बेचते थे। बहुत सारी बातें हैं। इसे ही क्या कहा जाता है? औपनिवेशीकरण। याद रखिएगा, जब एक देश पर दूसरे देश के दबदबे से क्या होता है, राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिवर्तन आते हैं तो इसी प्रक्रिया को औपनिवेशीकरण कहा जाता है। अब देखिए, लेकिन जल्दी ही आप ये समझ जाएंगे कि सारे वर्ग और समूह इन बदलावों को एक ही ढंग से अनुभव नहीं कर रहे थे। इसलिए इस किताब को हमारे अतीत यानी कई अतीतों पर केंद्रित नाम दिया गया है। मतलब कि देखिए, ये सारी जो घटनाएं घट रही हैं तो उस घटना के लिए एक व्यक्ति का दूसरा मत हो सकता है और दूसरे व्यक्ति का दूसरा मत, यानी जितने लोग होते हैं उनके उतने विचार और उतने मत होते हैं। इसलिए इस किताब का नाम दिया गया है क्या? हमारे अतीत, यानी कई अतीतों पर केंद्रित नाम दिया गया है। किसी हम एक आदमी के विचार पर हम भरोसा नहीं कर सकते। और बात भी है, किसी भी घटना के लिए सभी आदमी के अलग अलग तर्क होते हैं, अलग अलग विचार आते हैं। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे अगले पैराग्राफ पर। तो देखिए, हमारा अगला पैराग्राफ है, हम किस तरह जानते हैं। भारतीय इतिहास के पिछले 250 साल का इतिहास लिखने के लिए इतिहासकार कौन से स्रोतों का इस्तेमाल करते हैं? तो देखिए, अभी तक हमने तारीखों के निर्धारण, कौन सी तारीखें महत्वपूर्ण है, कौन सी नहीं है, अवधि निर्धारित करना, इन सब के बारे में पढ़ा। लेकिन हम तारीख या अवधि तभी निर्धारित कर पाएंगे जब हमें किसी घटना की जानकारी होगी। अब इस घटना के बारे में हमें कैसे पता चलता है? तो देखिए, इसके लिए प्रशासन अभिलेख तैयार करता है। अंग्रेजी शासन द्वारा तैयार किए गए सरकारी रिकॉर्ड इतिहासकारों का एक महत्वपूर्ण साधन होते हैं। अंग्रेजों की मान्यता थी कि चीज़ों को लिखना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। उनके लिए प्रत्येक निर्देश, प्रत्येक योजना, नीतिगत फैसले, सहमति, जांच को साफ साफ लिखना जरूरी होता था। ऐसा करने के बाद चीज़ों का अच्छी तरह अध्ययन किया जा सकता था और उन पर वाद विवाद भी किया जा सकता था। इस समझदारी के चलते ज्ञापन, टिप्पणी और प्रतिवेदन पर आधारित शासन की संस्कृति पैदा हुई। अंग्रेजों को यह भी लगता है कि तमाम अहम दस्तावेजों और पत्रों को संभाल कर रखना जरूरी है, लिहाजा इसलिए उन्होंने सभी शासकीय संस्थानों में अभिलेख कक्ष भी बनवा दिए। तहसील के दफ्तर, कलेक्ट्रेट, कमिश्नर के दफ्तर, प्रांतीय सचिवालय, कचहरी, सबके अपने रिकॉर्ड रूम होते थे। महत्वपूर्ण दस्तावेजों को बचाकर रखने के लिए अभिलेखागार यानी आर्काइव, इंग्लिश में आर्काइव बोलते हैं, और संग्रहालय जैसे संस्थान भी बनाए गए। 19वीं सदी की शुरुआत में प्रशासन की एक शाखा से दूसरी शाखा के पास भेजे गए पत्रों और ज्ञापनों को आप आज भी अभिलेखागारों में देख सकते हैं। याद रखिएगा, 19वीं सदी की शुरुआत में प्रशासन की एक शाखा से, यानी जहाँ से शासन किया जा रहा है, एक छोटा जूनियर सेक्शन है, फिर उसके ऊपर बड़ा सेक्शन है। ठीक है, तो जूनियर से ऊपर भेजा जा रहा है जो भी पत्र व्यवहार के माध्यम से, और फिर ऊपर से कोई आदेश नीचे भेजे जा रहे हैं। तो ये सभी चीज़ें जो हैं अभिलेखागारों में रखी हुई हैं सुरक्षित। वहाँ आप जिलाधिकारियों द्वारा तैयार किए गए नोट्स और रिपोर्ट पढ़ सकते हैं। कहाँ? अभिलेखागारों में। या ऊपर बैठे अफसरों द्वारा प्रांतीय अधिकारी को भेजे गए निर्देश और सुझाव भी देख सकते हैं उनके ऑफिसों में जो ये लगे रहते हैं। 19वीं सदी के शुरुआती सालों में इन दस्तावेजों की सावधानी पूर्वक नकलें बनाई जाती थी और इन नकलों को कौन बनाता था? खुशनवीसी के माहिर लिखते थे। खुशनवीसी मतलब सुलेखवीस मतलब जो अच्छे से लिखते थे, यानी जिनकी अच्छी राइटिंग आती थी वे उन्हें उसमें माहिर कहा जाता था, इसलिए खुशनवीसी माहिर, यानी जो अच्छा लिखते थे। ठीक है, अब देखिए आपके सामने है 1920 के दशक में बनाया गया एक अभिलेखागार जो कि नई दिल्ली के
पास में है, इसे आप पढ़ लीजिए। जब नई दिल्ली का निर्माण हुआ तो राष्ट्रीय संग्रहालय और राष्ट्रीय अभिलेखागार दोनों ही वायसराय के निवास के नज़दीक बनाए गए थे। इससे पता चलता है कि अंग्रेजियों की सोच में इन संस्थानों का कितना भारी महत्व था। मतलब वे जो भी घटित हो रही चीज़ें उसे लिखना बहुत पसंद करते थे, जिससे आगे आने वाले समय में पीछे की बातों का अध्ययन करके उस समय सही निर्णय लिया जा सके। इसलिए अभिलेख जो होते हैं, इतिहास जो है ज़रूरी होता है। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, तकनीक भी फैलने लगी। कौन सी तकनीक फैलने लगी? 19वीं सदी के मध्य तक छपाई की तकनीक भी फैलने लगी थी। इस तकनीक के सहारे अब प्रत्येक सरकारी विभाग की कार्रवाइयों के दस्तावेजों की कई प्रतियां बनाई जाने लगी थी। अब देखिए, आपके सामने एक चित्र है। किसका चित्र है? शरीफे का पौधा। शरीफे का पौधा मतलब कस्टर्ड एप्पल, आपने खाया ही होगा। कौन सा एप्पल? कस्टर्ड एप्पल। अब देखिए, अंग्रेजों द्वारा बनाए गए वनस्पतिक उद्यान और प्राकृतिक इतिहास के संग्रहालयों में विभिन्न पौधों के नमूने और उनसे संबंधित जानकारी इकट्ठा की जाती थी। इन नमूनों के चित्र स्थानीय कलाकारों से बनवाए जाते थे। अब इतिहासकार इस बात पर ध्यान दे रहे हैं कि इस तरह की जानकारी किस तरह इकट्ठा की जाती थी और इससे उपनिवेशवाद के बारे में क्या पता चलता है। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे अगले पैराग्राफ पर। तो देखिए, हमारा अगला पैराग्राफ है सर्वेक्षण का बढ़ता महत्व। सर्वेक्षण से तात्पर्य आपके सर्वे से है। सर्वे, आए दिन आपके घर, आसपास, शहर, जिले, कस्बे या गांव में नए नए सर्वेक्षण होते रहते हैं, यानी सर्वे। औपनिवेशिक शासन के दौरान सर्वेक्षण का चलन भी महत्वपूर्ण होता गया। औपनिवेशिक शासन से तात्पर्य है कि जब हमारे देश पर दूसरे देश का शासन था। अंग्रेजों का यह विश्वास था कि किसी देश पर अच्छी तरह शासन चलाने के लिए उसे सही ढंग से जानना जरूरी होता है। 19वीं सदी की शुरुआत तक पूरे देश का नक्शा तैयार करने के लिए बड़े बड़े सर्वेक्षण किए जाने लगे। गांवों में राजस्व का सर्वेक्षण किए गए। इन सर्वेक्षणों में धरती की सतह, मिट्टी की गुणवत्ता, वहां मिलने वाले पेड़ पौधे और जीव जंतुओं तथा स्थानीय इतिहासों व फसलों का पता लगाया जाता था। अंग्रेजों की राय में किसी इलाके का शासन चलाने के लिए इन सारी बातों को जानना जरूरी था। 19वीं सदी के आखिर से हर 10 साल में जनगणना भी की जाने लगी। याद रखिएगा, जनगणना कब से शुरू हुई? 19वीं सदी के आखिर से। ठीक है। जनगणना के जरिए भारत के सभी प्रांतों में रहने वाले लोगों की संख्या, उनकी जाति, इलाके और व्यवसाय के बारे में जानकारी इकट्ठा की जाती थी। इसके अलावा वनस्पतिक सर्वेक्षण, प्राणी वैज्ञानिक सर्वेक्षण, पुरातात्विक सर्वेक्षण, मानव शास्त्रीय सर्वेक्षण, वन सर्वेक्षण आदि कई दूसरे सर्वेक्षण भी किए जाते थे। इन सर्वे को करने का क्या कारण था? तो अंग्रेजों का यह विश्वास था कि किसी देश पर अच्छी तरह से शासन चलाना है, यानी उस देश पर अच्छी तरह से सुचारू रूप से शासन करना है, तो उस देश को जानना बहुत जरूरी है। उन्हीं सर्वेक्षणों में यह आपका कस्टर्ड एप्पल का पौधा है, जिसके बारे में वो जानकारी इकट्ठी करते थे। ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं हमारे अगले पैराग्राफ पर। तो देखिए, हमारा अगला पैराग्राफ है अधिकृत रिकॉर्ड से हमें क्या पता नहीं चलता है। तो देखिए, आपको पता है कि जो प्रशासन के रिकॉर्ड होते हैं उससे तो हमें बहुत सारी जानकारी मिल जाती है। फिर भी इस बात को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है कि ये जो सरकारी दस्तावेज होते हैं, ठीक है, जितने भी सरकारी दस्तावेज हैं, रिकॉर्ड हैं, इनमें से हमें यही पता चलता है कि सरकारी अफसर क्या सोचते थे, उनकी दिलचस्पी किन चीज़ों में थी और बाद के लिए वे किन चीज़ों को बचाए रखना चाहते थे। इन रिकॉर्ड से हमें यह समझने में हमेशा मदद नहीं मिलती कि देश के दूसरे लोग क्या महसूस करते थे और उसकी कार्रवाइयों की क्या वजह थी। हमें किसके बारे में पता चलता है? अधिकारियों के बारे में, उनके विचारों के बारे में और उनके फ्यूचर में जो करना चाहते हैं उसके बारे में। लेकिन उधर की जो जनता है, ठीक है, उसके बारे में हमें पता नहीं चल पाता है इन सरकारी दस्तावेजों से। इन बातों को जानने के लिए हमें कहीं और देखना होगा। जब हम ऐसे दूसरे स्रोतों की तलाश में निकलते हैं तो उनकी भी कोई कमी नहीं रहती, लेकिन सरकारी रिकॉर्ड्स के मुकाबले उन्हें ढूंढना जरा मुश्किल साबित होता है। अब सरकारी रिकॉर्ड्स तो जगह पर रखे हुए हैं, उस जगह पर रखे हुए जाके निकालने, इसमें क्या मुश्किल। लेकिन जनता के बारे में जानने के लिए थोड़ा सा परिश्रम करना पड़ता है। इसलिए आज से लोगों की डायरिया, ठीक है, जो लोग डायरिया लिखते हैं, डायरिया आप जानते हैं, तीर्थ यात्राओं और यात्रियों के संस्मरण, महत्वपूर्ण लोगों की आत्मकथा और स्थानीय बाजारों में बिकने वाली लोकप्रिय पुस्तकें या पुस्तिकाएं महत्वपूर्ण हो जाती हैं। इन सभी से हमें वहाँ के बारे में जानकारी मिलती है। जैसे जैसे छपाई की तकनीक फैली, अखबार छपाई की तकनीक कब फैली? आपकी 19वीं सदी में। ठीक है। अखबार छपने लगे और विभिन्न मुद्दों पर जनता में बहस भी होने लगी, तो नेताओं और सुधारकों ने अपने विचारों को फैलाने के लिए लिखा। कवियों और उपन्यासकारों ने अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए लिखा। लेकिन ये सारे स्रोत उन लोगों ने रचे जो पढ़ना लिखना जानते थे। लेकिन इनसे हम यह पता नहीं लगा सकते कि आदिवासी और किसान, खदानों में काम करने वाले मजदूर या सड़कों पर जिंदगी गुजारने वाले गरीब किस तरह के अनुभवों से गुजर रहे थे।
अगर हम थोड़ी और कोशिश करें तो हम इस बारे में भी जान सकते हैं। जैसे जैसे आप इस किताब में आगे बढ़ेंगे आपको यह बात समझ में आने लगेगी। अब देखिए, अभी हमने सबसे शुरू में सरकारी दस्तावेजों के बारे में पढ़ा, जिससे हमें सरकारी अधिकारी और उनकी सोचों के बारे में पता चलता है, उनकी नीतियों के बारे में। उसके बाद फिर स्थानीय लोग क्या सोचते थे, तो जो यात्रा करते हैं, जो डायरी लिखते हैं, ठीक है, जो संस्करण या आत्मकथाएं लिखते हैं, तो पढ़े लिखे समाज के बारे में हमें इस तरह जानकारी मिल गई। अब उसके नीचे जो आदिवासी किसान वगैरह आ गए, उनके बारे में कैसे जानकारी मिलती है, तो आगे के अध्याय जब हम आगे किताब पढ़ेंगे तो यह बात भी हमें समझ में आने लगेगी। ठीक है, अब देखिए आपके सामने यह चित्र था। यह कैसा चित्र है, तो यह 1857 के विद्रोहियों का चित्र है। देखिए इस चित्र से हमें जिसने ये चित्र बनाया होता है उसकी सोच के बारे में पता चलता है, इसलिए इन तस्वीरों को बहुत ध्यान से देखना चाहिए, हमें चित्रकार की सोच पता चलती है। 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों द्वारा तैयार की गई सचित्र पुस्तकों में यह तस्वीर कई जगह दिखाई देती है। इस तस्वीर के नीचे लिखा होता था, बागी सिपाही लूट खसोट में लगे हुए। अब इसका मतलब क्या होता था, तो अंग्रेजों की नज़र में विद्रोही जनता लालची, दुष्ट और बेरहम थी। इस विद्रोह के बारे में हम अध्याय 5 में, कक्षा 8 की यानी इसी पुस्तक के अध्याय 5 में पढ़ेंगे। अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं, तो हमारे सामने सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक आ चुका है, फिर से याद करें। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, सही और गलत बताएं। का नंबर है, जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को हिंदू, मुस्लिम, ईसाई 3 कालखंडों में विभाजित किया था। तो आपको पता है कि जेम्स मिल जो थे स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री थे, जिन्होंने सन 1817 ईस्वी में कौन सी बुक लिखी, ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, जिसमें उन्होंने हिंदू, मुस्लिम, ईसाई इन 3 कालखंडों में भारतीय इतिहास को विभाजित किया। बिल्कुल सही। खा नंबर है, सरकारी दस्तावेजों से हमें ये समझने में मदद मिलती है कि आम लोग क्या सोचते थे। बिल्कुल गलत। सरकारी दस्तावेजों से केवल हमें अधिकारी और उनकी नीतियों और उनके आने वाले कामों के बारे में और करंट के बारे में, वो जो सब काम करते हैं उसकी जानकारी मिलती है। आम लोगों के बारे में जानकारी हमें डायरियों, है ना, उनके संस्मरण आदि से मिलती है। इसलिए आपका खा नंबर गलत है। पहला सही, दूसरा गलत। और तीसरा है, अंग्रेजों को लगता था कि सही तरह शासन चलाने के लिए सर्वेक्षण महत्वपूर्ण होते हैं। बिल्कुल सही। उन्होंने कई सारे सर्वेक्षण करवाए थे सही शासन चलाने के लिए। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन so that you never miss the notification of our any new video. Thank you for watching. Success 41.